जी तो बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज बीएससी थर्ड ईयर का मैकेनिक्स का जो पोर्शन है फिज़िक्स में, उसको हम आगे लेकर चलेंगे। और इसमें हमारा पार्टिकल डायनामिक्स जो चैप्टर है वो चल रहा है, और आज हमारा इसमें लेक्चर नंबर 8 है। और लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस को किस तरह से डराइव किया जा सकता है वेरिएबल फोर्स के ज़ेरे असर। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ओके जी, ये आपका टॉपिक है आज का, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने वही जो पुरानी इक्वेशंस जो हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म फोर्स या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो हमने तीन इक्वेशंस जो हैं उनको देखा था कि उनको किस तरह से डराइव किया जा सकता है। आज जो है ये वेरिएबल फोर्स की हम बात करेंगे। और ज़ाहिर बात है, अगर वेरिएबल फोर्स है यानी ऐसी फोर्स जिसमें मुसलसल तब्दीली आ रही है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो भी वेरिएबल होगा। आप में से कोई वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल दे सकता है इस वक्त? जी, क्या सोचने लग गए हैं? मैंने कोई एटम बम का फॉर्मूला तो नहीं पूछ लिया? मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर, आ रही है। हाँ जी, तो आंसर करें ना, वेरिएबल फोर्स की क्या होती है? कोई एग्जांपल? ऐसी फोर्स जो चेंज हो रही है, मतलब जो एक जगह पे कुछ है दूसरी जगह कुछ है। देखिए, वेरिएबल फोर्स का मतलब है ऐसी फोर्स जो डिपेंड करती है मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे। कुछ फोर्सेस जो हैं वो टाइम पे डिपेंड करती हैं, कुछ जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती हैं, कुछ जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करती हैं, कुछ वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं। तो आप किसी भी वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल दे दें। चलें, हम वेरिएबल फोर्स की एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये भी वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ज़मीन के करीब अगर आपकी पोजीशन है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर जाते जाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कमी आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है ये भी वेरिएबल फोर्स है। और ये इस वक्त किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर सकती है, हम कह सकते हैं पोजीशन पे डिपेंड कर सकती है। ठीक हो गया? तो इसी तरह से और भी बहुत सारी वेरिएबल फोर्सेस हैं, उनकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ज़ाहिरी बात है वेरिएबल होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है जी, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। ज़ाहिर बात है वेरिएबल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकता है। जैसे यहाँ पर हम जिस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वो टाइम पर भी डिपेंड कर सकता है, और हो सकता है कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा हो, और हो सकता है कोई पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा हो। हम सारे एक्सेलरेशंस को यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, यानी ऐसा एक्सेलरेशन जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, हम एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन जानते हैं, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसके आगे ब्रैकेट लगा के ना छोटा सा टी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो राइट हैंड साइड पे डिस्प्लेसमेंट है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करेगा तो फिर एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड करेगा। अब इस तरफ किया क्या है, ये जो सेकंड डेरिवेटिव था उसको अलग अलग करके लिख लिया। सिंगल डेरिवेटिव एक ये कर लिया और एक ये कर लिया, ठीक है। और उस तरफ एक्सेलरेशन ही है। फिर क्या किया, डी टी जो है ये वाला डी टी, इसको दूसरी तरफ ले गए। इसको दूसरी तरफ ले जाके आपके पास ये दो टर्म्स बन गई।
फिर आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे ये जो d है ये इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा। इस तरह से आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपके पास आ गया दो टर्म्स में, एक कांस्टेंट है और एक इंटेग्रल की फॉर्म में। अब ये जो इंटेग्रल की फॉर्म में टर्म है ये वाली, इसको आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर इसे नाम दे दिया गया है b, यानी वैसे ही जाहिर बात है इंटेग्रल का आंसर तो तब आएगा ना जब आप इसके अंदर कोई फार्मूला पुट करेंगे, कोई वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो हम इस सारे इंटेग्रल के आंसर को b फर्ज कर लेते हैं आसानी के लिए, मतलब लिखने में आसानी के लिए। आप इसी इंटेग्रल को ऐसे भी साथ लेके चल सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आसानी के लिए हमने इसको b का नाम दे दिया और ये भी फंक्शन ऑफ टाइम ही है। दोबारा से क्या किया, इस dt को राइट हैंड साइड पे ले गए और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स के साथ। उसके बाद दोबारा से इंटीग्रेट किया, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ये d इस इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास दो टर्म्स आ जाएंगी प्लस एन अदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास एक फार्मूला की शक्ल बन गई। अब इसमें देखें कौन सी चीज़ें अननाउन हैं, तो यहाँ पर ये इंटेग्रल जो है इसकी वैल्यू फाइंड करना बाकी है। इसके अंदर b जो है वो भी एक इंटेग्रल था जिसको हमने यहाँ पर फर्ज किया था। तो ये आप समझ लें कि एक छोटे से फार्मूला की शक्ल में हमने वैल्यू लिखी है। जाहिर बात है इसका आंसर तब आएगा जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। जी मुझे बताएं, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। जो आपने B लिखा है, जो मैंने b लिखा है, हाँ ये वाला, हाँ इसमें क्या इशू है? ये फंक्शन ऑफ टाइम होगा, मतलब हाँ बिल्कुल। ये जो ब्रैकेट के अंदर t है ये भी फंक्शन को जाहिर कर रहा है, यानी b इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन की दूसरी काइंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें हम एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन या बेसिक जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं। अब जानते हैं एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाय dt। अब राइट हैंड साइड पे ऊपर और नीचे dx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और इसको इकट्ठा कर लें। ये हम पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं, तो हम इसको कर सकते हैं v, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जगह v आ गया, और dv वैसे का वैसा और नीचे एक dx भी वैसे का वैसा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, जो शक्ल आपको सामने लिखी हुई नज़र आ रही है ये वाली। ठीक है, v dv डिवाइडेड बाय dx। अब किया क्या, dx को इस तरफ ले गए। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये ऐसा एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी का फंक्शन है, यानी ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम उसको वेलोसिटी वाली टर्म की तरफ ले गए हैं, यानी यहाँ पर डिवाइड कर दिया इस तरफ। एक तरफ dx रह गया, दूसरी तरफ सारा कुछ जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो जाहिर बात है दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो एक आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये d जो है इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला बन गया। ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है हमेशा की तरह इसकी वैल्यू जो है वो बाउंड्री कंडीशन वगैरह अप्लाई करके यूज़ की जा सकती है, फाइंड की जा सकती है, जो हम पहले भी अक्सर करते आए हैं। ये आपने क्या किया, आपने वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए या वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन की सिचुएशन में आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। क्या फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट। अब हम यही वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन यूज़ करके टाइम का फार्मूला भी बना सकते हैं। उसके लिए एक्सेलरेशन का वही बेसिक फार्मूला जो सबसे पहले डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें ये एक्सेलरेशन भी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इसको इस तरफ ले गए और टाइम को दूसरी तरफ ले गए और आपके पास ये शक्ल बन गई और इसका दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो इस तरह से आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, ये इंटीग्रल बन गया और ये टाइम के लिए
आपके पास एक फार्मूला बन गया। तो यहाँ हमने क्या किया है, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के फार्मूले बनाए हैं। इसके बाद जो थर्ड एक्सेलरेशन है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये हम कंसिडर कर रहे हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन या पोजीशन डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है, ऐसा एक्सेलरेशन है जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन का वही फार्मूला हमने लिखा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बनाया था, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला v dv डिवाइडेड बाय dx। तो यहाँ से हमने शुरू किया। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, तो इसलिए डिस्टेंस वाली टर्म्स को एक तरफ रहने देंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले आएंगे। तो v इंटू डी वी ये एक तरफ आ गया और ये dx यहाँ आकर मल्टीप्लाई होके इसको आपने दूसरी तरफ लिख दिया एक्सेलरेशन के साथ। इसे भी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको आप कोई भी नाम दे सकते थे, यहाँ हमने इसको e डिवाइडेड बाय 2 का नाम दे दिया अपनी मर्जी से। उसकी वजह यह है कि हम फाइनल फार्मूला में थोड़ा सा फार्मूला की जो शक्ल है उसको ज़रा प्यारा करना चाह रहे थे, बस इसकी ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, यानी कांस्टेंट आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं ना। तो जब आप फाइनल फार्मूला यूज़ करते हैं तो फिर आप उस कांस्टेंट को उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से हमने उसे कंसिडर किया था, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड पे पावर फार्मूला लगेगा, आपके पास आ गया ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। राइट हैंड साइड पे कोई आंसर अभी नहीं आ सकता, जैसे पिछले कुछ अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था। तो जैसे आपको याद होगा हमने अभी एक लिया था फंक्शन b जिसके बारे में एक बच्ची ने क्वेश्चन भी किया था ये। अब यहाँ पे हमने इसको f का नाम दे दिया है, ठीक है, यानी दिस इज ये जो है, ये जो सारी टर्म है इसको हम नाम दे देते हैं f ऑफ x। यानी ये जो आंसर आ रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। जैसे वहाँ फंक्शन ऑफ टाइम था, ये फंक्शन ऑफ x है। इसका जारी बात है जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन ऑफ x के साथ 2 आ जाएगा, बाकी वाले 2 ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने क्या किया, वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी की पावर 1 रह गई, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट आ गया और साथ हमने प्लस माइनस लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है उसके 2 आंसर आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फिर आपने वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला यूज़ किया dx ओवर dt, और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने टाइम को एक तरफ रहने दिया और ये सारी टर्म जो पोजीशन पे या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है उसको dx के नीचे लिख दिया। तो इस तरह से आपने इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए, यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए टाइम के लिए भी एक फार्मूला बना लिया। तो यहाँ मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन की मदद से हमने 2 फार्मूले बनाए हैं, एक वेलोसिटी का, बल्कि ये वाला वेलोसिटी के लिए, और ये वाला टाइम की वैल्यू को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूले आप यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी आज के लेक्चर में हमने बनाए हैं अभी तक, ये मैं सारा स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ एक दफ़ा। ये सारे जो फार्मूले हैं ये आगे चल के मुख्तलिफ टॉपिक्स में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ हो सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में हमें डील करना पड़ेगा ऐसे एक्सेलरेशन को जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी ऐसे टॉपिक के साथ डील करना पड़ रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो जिसमें जो एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम जो भी फार्मूले यूज़ करेंगे वो डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन वाले होंगे। इसी तरह टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन वाले भी यूज़ किए जा सकते हैं अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आप सबको बात समझ आ गई है? जी सर। ओके, अच्छा, अब ऐसा है कि मैं एक थोड़ी सी ब्रेक लेके आ रहा हूँ 2 मिनट की। मेरी यहाँ तक जो जी, तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें ठीक से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।